हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो मेंसुरेशन 2D को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे एक तो रोम्बस और इसके बाद हम करेंगे रेक्टेंगल। मैं एक बुक पढ़ रहा था, एटॉमिक हैबिट्स जिसका नाम है। पहले ही मैंने एक बार पढ़ी है, दोबारा पढ़ रहा था, पहले बीच में छोड़ दी थी। बहुत सारी बुक्स हैं जो पढ़ के आधी छोड़ दी, रूटीन टूट गया एंड है, तो फिर से मैं एटॉमिक हैबिट मैंने स्टार्ट करी। तो उसके अंदर एक बात थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले भी वो बात मैंने अलग अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपके सामने बताई है, खुद अपने एक्सपीरियंस से। फिर वो उस बुक के अंदर भी मिली, तो उस ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे मैंने पहले आपको क्या बताया है कि अगर दो बच्चे हैं और वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बच्चे ने ये रास्ता चूज़ किया, एक बच्चे ने ये रास्ता चूज़ किया। इसका मतलब क्या है कि एक बच्चा आज डेडिकेशन से पढ़ा और दूसरा बच्चा उतनी डेडिकेशन से नहीं पढ़ा। तो एक दिन के अंदर उनके अंदर बहुत ज़्यादा गैप नहीं आएगा। एक दिन में क्या ही हो जाएगा, कोई ख़ास काम थोड़ी होता है एक दिन में। तो इससे हमें दो चीज़ें सीखनी है। एक तो एक दिन के अंदर बहुत ज़्यादा खास काम नहीं होगा, तो हमें ये बर्डन नहीं लेना। कई बार हम ये बर्डन लेते हैं अपने ऊपर, ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं चीज़ों को, बड़ा टारगेट रख लेते हैं, मतलब रियलिटी से बड़ा, जितना अचीवेबल नहीं है, अनरियलिस्टिक टारगेट रख लेते हैं। एक तो बर्डन नहीं लेना एक दिन का, कि एक दिन के अंदर ही मैं बहुत पहाड़ तोड़ दूंगा, ये बर्डन नहीं लेना। ठीक है। दूसरी चीज़ हम क्या सीखेंगे, तो अगर एक दिन दो बच्चे अलग अलग रास्ते पर गए हैं तो उतना फर्क क्रिएट नहीं होता। तो इसके कारण क्या होता है, ये मैंने उस बुक से बढ़िया बात उठाई कि जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, जो ठीक रास्ते पर और जो ठीक रास्ते पर नहीं है, जो ठीक रास्ते पर है उसको वैलिडेशन नहीं मिलती। वैलिडेशन का क्या मतलब है, अगर मान लो आपने एक दिन पढ़ाई करी, एक हफ्ते पढ़ाई करी, 10 दिन पढ़ाई करी, आप में और जो बहुत खास पढ़ाई नहीं कर रहा उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो आपको ये लगता है कि प्रोग्रेस नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही। वैलिडेशन का क्या मतलब है, यार देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ और रिजल्ट आ रहा है, तो एक वैलिडेशन मिल जाती है, अरे सही रास्ते पर है। और इस दूसरे बंदे को इसको नुकसान नहीं दिख रहा, इसको नुकसान नहीं दिख रहा, आपको उतना फायदा नहीं दिख रहा। लेकिन ये नुकसान और फायदा है ना, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट होएगा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इकट्ठा होएगा। ये चीज़ें कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। ऐसे जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर आप ग्राफ देखोगे तो स्टार्टिंग में वो ग्राफ ऐसे 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 होएगा और फिर ऐसे शूट होता है ऐसे। यानी कि मान लो यहाँ पर 1 साल हुआ है, यहाँ पर 2 साल हुए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा आपको तैयारी करते हुए इतना टाइम लगेगा, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर 3 साल हुए हैं, यहाँ पर 4 साल हुए हैं, यहाँ पर 5 साल हुए हैं। तो लास्ट के 6 महीने में जो ग्रोथ देखने को मिली वो स्टार्टिंग के 4.5 साल में भी देखने को नहीं मिली। तो जब आप तैयारी कर रहे होते हो तो आपको ये नहीं देखना कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, मेरे को 2 महीने हो गए, वो रिजल्ट नहीं दिख रहा। ये नहीं है कि वो टाइम वेस्ट हो रहा है। और एक और मैंने उस बुक के अंदर एग्जांपल देखा कि जैसे जो मूर्तिकार होते हैं, जो पत्थर को ऐसे मूर्ति में तब्दील करते हैं, तो कई बार क्या होता है, वो उस पत्थर को तोड़ रहे होते हैं। तो वो कई बार लकड़ी का हथौड़ा या पता नहीं लकड़ी रखते हैं, कई बार पत्थर को तोड़ने के लिए लकड़ी या ऐसी चीजें भी वो रखते हैं। तो कि ये कि जब वो 100 चोट मारता है बंदा, तब तक लकड़ी के अंदर एक भी क्रैक नहीं आई है, मान लो एक भी क्रैक दिख ही नहीं रही, बट उसने 101वीं चोट मारी तो वो क्रैक आई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 101वीं चोट का कमाल है, बस 100 चोटों तक हमें वो काम होता नहीं दिख रहा था, इकट्ठा हो रहा था, उसके अंदर नुकसान पहुंचा दिया था पत्थर के अंदर, बट हमें वो 101वीं चोट में दिखा। तो क्या हमें 90 चोट मारने के बाद रुक जाना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए, तंग होना चाहिए? तो जैसे कि मैंने बोला था कि बाद में जाकर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे ही उस बुक में एक ये एग्जांपल दे रखा था कि भाई हवाई जहाज जो खड़ा है एक जगह पर, पता नहीं उसने 2 एयरपोर्ट्स का नाम लिया था, अगर उसको मैं ऐसे खड़ा करूं
और फिर उसको 8 फीट इधर मुंह करके ऐसे खड़ा कर दूं, जस्ट उसकी नोक को थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दूं, तो वो बहुत दूर दूर शहरों में चला जाएगा एक फ्लाइट के बाद। ये तो ऑफ कोर्स सी ऑब्वियस सी बात है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप मेहनत करोगे तो स्टार्टिंग में हो सकता है उतना फर्क ना भी दिखे, डिमोटिवेट नहीं होना। और जब आपकी कोई खराब हैबिट होती है तो स्टार्टिंग में उसका नुकसान आपको नहीं दिखेगा। अगर आप एक दिन एक्सरसाइज करके आओ और आपके मतलब ऐसे मसल्स बन जाएं, तो आपको क्या लगता है कि बंदे एक्सरसाइज करना छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे भाई। एक बार जब रिजल्ट्स आते हैं तो ऐसे बंदे को भूख लग जाती है उस चीज़ की, यार मैं आई कैन नॉट लीव दिस, मैं तो नहीं छोड़ सकता है, रिजल्ट तो बहुत ही बढ़िया है। ऐसे ही अगर एक दिन जंक फूड खाएं और ऐसे फैट उभर आए यहाँ पर, तो फिर कोई भी नहीं खाएगा, क्योंकि इंस्टेंटली तो जो नुकसान है वो भी लॉन्ग रन में हो रहा है। इसके कारण बंदा बैड हैबिट्स बनाता जा रहा है और जो फ़ायदा है वो भी लॉन्ग रन में हो रहा है। इसलिए गुड हैबिट्स बनाने में मोटिवेशन नहीं मिलती स्टार्टिंग में। तो अगर आपको भी लग रहा है कि ऐसा फेज है कि यार मेहनत तो कर रहे हैं बट वो रिजल्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं आ रहा, तो टेंशन नहीं लेनी। तो एक दिन कि आज ही मैं बहुत कुछ अचीव कर लूँगा, ये बर्डन नहीं लेना, ठीक है। और एक और है कि ये एक एक दिन जब जुड़ेंगे, जब ये जुड़ेंगे देन रिजल्ट आएगा। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी यूट्यूब के ऊपर है, तो बाद में इस बुक के अंदर वही एनालॉजी देख के तो मज़ा आ गया मेरे को। तो स्टार्ट करें भाई फिर लेक्चर, चलिए जी। तो आज हम करने वाले हैं भाई स्टार्टिंग रोम्बस से, यानी कि समचतुर्भुज से। तो रोम्बस क्या होता है हम प्लेन ज्योमेट्री के अंदर पढ़ चुके हैं। जब हमारे पास एक स्क्वायर हो, एक वर्ग हो, या फिर मैं ऐसे बोलूँ, वर्ग हमने इस चैप्टर में अब तक पढ़ा नहीं है, या तो आप ऐसे मान लो जब हमारे पास एक स्क्वायर है, इसके अंदर 90-90 डिग्री के एंगल हैं, इसको मैं यहाँ से धकेल दूँ तो ये ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। तो ये जस्ट एक स्क्वायर है जो ऐसे टेढ़ा हो चुका है। स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं तो इसकी भी चारों साइड बराबर है, बस हमने धक्का मारकर इसके एंगल को बिगाड़ दिया है। या फिर इसकी ये भी परिभाषा हो सकती है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो, इसमें चारों साइड्स इक्वल हैं। तो चारों साइड्स इक्वल वाले पैरेललोग्राम को रोम्बस बोलते हैं। और प्लेन ज्योमेट्री में हम इसकी प्रॉपर्टीज कर चुके हैं। इतनी इंट्रोडक्शन एनफ है। तो अब इसका मेंसुरेशन 2D वाला पोर्शन पढ़ते हैं, इसकी मेजरमेंट्स। तो भाई सबसे पहले किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि पैरेललोग्राम का एरिया होएगा बेस इनटू हाइट। बताया था कि नहीं? बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना, बेस इनटू हाइट। तो ये भी एक पैरेललोग्राम है। इसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं, ऑपोजिट क्या है, इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, पैरेललोग्राम है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। एक बार इसकी प्रॉपर्टीज में आपको रिवाइज करवा दूं। ये जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट तो हर एक पैरेललोग्राम में ही करते हैं, ठीक है। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट हर एक पैरेललोग्राम में ही करते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी डायगोनल्स की खासियत यह है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो डायगोनल्स और साइड्स में मैंने रिलेशन बताया था कि अगर सारी साइड्स इक्वल हुई तो डायगोनल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर होंगे। अगर सारी साइड्स परपेंडिकुलर हुई तो डायगोनल्स इक्वल होंगे। तो सारी साइड्स परपेंडिकुलर तो नहीं है तो डायगोनल्स इक्वल नहीं है, सारी साइड्स इक्वल हैं तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर है। क्लियर है? हाँ जी। और इसके अंदर एक और खासियत है, जब भी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं तो डायगोनल जो है वो एंगल बाइसेक्टर का काम करता है भाई साहब। यानी कि ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और ऑपोजिट एंगल तो इक्वल होते ही है, तो ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा, तो ये भी थीटा ये भी थीटा। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूं, यहां पर बता नहीं रहा हूं, ठीक है भाई। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ओके। अब मेंसुरेशन 2D पर आते हैं। तो इसका एरिया है बेस इनटू हाइट। तो बिकॉज इसकी सारी साइड्स बराबर हैं तो इसकी साइड्स मान लो A। तो अगर ये A है तो इसके ऊपर जो हाइट बन रही है ऐसे,
इस बेस के कोरस्पॉन्डिंग ये वाली हाइट है, a इंटू एच, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, a इंटू एच। अगर हमें बेस पता है और उसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट पता है, बिकॉज इसके सारे बेस इक्वल हैं। देखो फिगर का एरिया तो एक ही फिगर है ये, तो बेस इंटू हाइट कर लो, बेस इंटू हाइट कर लो, बेस इंटू हाइट कर लो, बेस इंटू कोरस्पॉन्डिंग हाइट कर लो, वो सेम आना है क्योंकि इसी फिगर का एरिया निकाल रहे हैं। चारों बेस तो इक्वल हैं ही, तो चारों हाइट भी इक्वल होंगी। यहाँ से जो हाइट लोगे वो बराबर होगी यहाँ से जो हाइट लोगे, यानी कि इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस बराबर होएगा। ये मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, ये चीज़ें रटने की नहीं है, अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। जो रटने की होंगी मैंने हैंड रिटन नोट्स में आपको दे रखी हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, बाकी उन हैंड रिटन नोट्स को आप खुद के नोट्स में तब्दील करो, करना पड़ेगा, मैं तभी फायदा होएगा। तो उसके अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप फिल कर सकते हो, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले उसको राइट जगह पर फिल करना है हमने। ठीक, क्लियर है भाई? तो सबसे पहले वाला कंसेप्ट कि एरिया हम इस वे से भी निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास बेस है तो बेस इनटू हाइट। ठीक, अब अगला तरीका मैंने आपको बताया था एरिया निकालने का किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर, कि अगर हमारे पास दो साइड्स गिवन है और उनके बीच का एंगल पता हो, तो a इंटू बी, ए बी साइन थीटा, उसी फॉर्मूले से निकाल रहे हैं हम। तो आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं है कि रोम्बस का तो ए स्क्वायर साइन थीटा होता है और पैरेललोग्राम का ए बी साइन थीटा होता है, ये भी एक पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, तो a इंटू ए साइन थीटा। ठीक है, ये भी एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। बस उनके अंदर ये जो थीटा होता है ये 90 होता है, तो साइन थीटा क्या हो जाता है, साइन 90 डिग्री 1। तो वो बेस इंटू हाइट, वो a इंटू बी ही रह जाता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर साइन थीटा। अब एक और चीज मैंने आपको बताई थी जनरल क्वाड्रिलेटरल के अंदर, कि दुनिया की कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है, अगर हमें उसके दोनों डायगोनल मिल जाएं, ये पैरेललोग्राम पर लागू नहीं होती है, सिर्फ हर एक क्वाड्रिलेटरल पर, अगर हमें उनके दोनों डायगोनल मिल जाएं और उनके बीच का एंगल मिल जाए, तो इसका एरिया होता है हाफ d1 d2 साइन थीटा। ठीक है, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज है, और ये रोम्बस है, तो इसके डायगोनल जो हैं वो इक्वल नहीं होते। आपको दिख ही रहा है, ऐसे पिचका रखी है, तो ये वाला डायगोनल छोटा है और दूसरे वाला डायगोनल बड़ा है। दिस डायगोनल इज छोटा एंड दिस डायगोनल इज बड़ा। और हमें इतना पता है कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। मैंने आपको बताया कि साइड्स इक्वल तो डायगोनल परपेंडिकुलर, सारी साइड्स इक्वल हैं, और साइड्स परपेंडिकुलर जो कि हैं नहीं, तो डायगोनल भी इक्वल होंगे नहीं। ठीक है, तो यहां पर डायगोनल्स के बीच में जो थीटा है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ d1 d2 साइन थीटा, साइन थीटा यानी कि साइन 90 जो कि होता है 1, तो हाफ d1 d2, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अलग से रटने की जरूरत नहीं है, वैसे ये आपकी टिप्स पर होने चाहिए, बट कैसे निकले पता होना चाहिए। क्लियर है? तो इन तीन तरीकों से हमें एरिया निकालना आना चाहिए भाई। ओके, नेक्स्ट इसका पेरीमीटर। अगर इसकी एक साइड की लंबाई a है तो चारों साइड बराबर होती हैं a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। अगर मैं बाउंड्री पर पैदल चलूंगा तो मुझे 4a डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। पेरीमीटर परिमाप 4a। ठीक, और एक और चीज जिसको बार बार एग्जामिनर यूज करेगा, क्या यूज करेगा, कि यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, रेट। ठीक है, तो ये कैसे कैसे बनी है, ये बनी है बिकॉज डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ए से लेकर ओ तक का जो हिस्सा है ये इस डायगोनल का हाफ है, यानी कि d1/2 है, और बी से लेकर ओ तक का जो हिस्सा है ये d2/2 है। तो दोनों डायगोनल्स के हाफ वाले हिस्से और एक साइड, ये मिलाकर एक, ये तीनों मिलकर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं।
यहाँ पर ले लो या यहाँ पर ले लो या यहाँ पर या यहाँ पर, 4 राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है और चारों में साइड्स यही है। ये D1 का हाफ है, ये D2 का हाफ, इस ट्रायंगल में ये D2 का हाफ है, ये D1 का हाफ, तो वही 3 साइड हुई, D1 का हाफ, D2 का हाफ और रोम्बस की साइड। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो वो बार बार राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन यहाँ पर बनाकर पूछता है। पाइथागोरस थ्योरम लगवा लेता है बहुत सारे क्वेश्चन में, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे मैं देखूंगा आपको याद रहेंगे कि नहीं, जो भी हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, करूँ स्टार्ट? चलो थोड़ा दिमाग गर्म कर लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द आस्क्ड लाइन सेगमेंट। तो भाई इस डायगोनल की लंबाई दे दी, इस डायगोनल की लंबाई दे दी, और हमें बतानी है इस रोम्बस की साइड की लंबाई। ठीक है, बताओ। डायगोनल से एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जी हाँ। डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जी हाँ। अगर इस पूरे की लंबाई 126 है तो 2 से डिवाइड करने पर ये 63 और ये वाला हिस्सा भी 63। अगर पूरे डायगोनल की लंबाई 32 है तो ये भी 16, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये भी 16। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ध्यान से देखो, 16, 63 और 65, 16, 63 एंड 65। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अभी आपने क्या करना है ईमानदारी से, अभी आपने ये करना है, अपनी नोटबुक के ऊपर पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखो। मैंने पहले वाले 8 इंपॉर्टेंट आपको बता रखे हैं कि जो कि याद होने ही चाहिए, पहले 8। उसके बाद जितने भी आप लिख सकते हो उन्हीं में आएगा ये, जितने भी आप लिख सकते हो वो सारे लिखो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखो। और जो जो भी आप भूल गए एक बार नज़र मार लो, जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं उनके अंदर। ठीक है भाई, अभी इस काम को कर लो क्योंकि आगे हम यूज़ करेंगे उनको। अगला, दोनों डायगोनल की लंबाई बता दी और उसने हमसे BE की लंबाई पूछ ली। देखो, डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और वो भी 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है जी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। ठीक है, अगर ये 40 है तो ये भी 20, ये भी 20। अगर ये 30 है तो ये भी 15 और ये भी 15। और हमें पता है यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट चेक करो। अगर मैं इनको 5 से कैंसिल आउट करूँ तो 5 3 15, 5 चौके 20, 5 3 15, 5 चौके 20, तो 3 4 5, 5 आएगा। और कितने से कैंसिल आउट किया था मैंने? 5 से, तो 5 5 25, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हुआ क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगुलर वर्टेक्स से मैंने एक एल्टीट्यूड खींच दी। तो ये तो वही वाला केस हो गया ना यार, राइट एंगुलर वर्टेक्स से अगर मैं एल्टीट्यूड खींचूं तो वो वाला केस हो गया ना कि पूरी मेन ट्रायंगल और ये जो दो छोटी छोटी ट्रायंगल बनी है ये सिमिलर हैं, एल्टीट्यूड इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो वहां पर जितने भी रूल लग रहे थे, जो भी अंडरस्टैंडिंग लग रही थी, सारी लगेगी। एक बार रिवाइज करवा दूं, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई इंटू बी ए, ओ ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ई बी इंटू ई ए, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई इंटू ए बी। ठीक है, एंड 1 बाई बीच वाले का स्क्वायर, 1 बाई ओ ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ओ ए का स्क्वायर प्लस 1 बाई ओ बी का स्क्वायर। एक और, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, क्लियर है? एक और चीज बताई थी, क्या चीज बताई थी कि ये ट्रायंगल का बेस है, इस लाइन ने इस एरिया को इस रेशियो में बांटा है, तो ये दोनों साइड्स एरिया को रिप्रेजेंट करती हैं, ये इनकी साइड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर आपको इनका रेशियो निकालना है तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16:9 रेशियो है। सब कुछ रिवाइज करवा दिया। इनमें से कुछ याद नहीं है तो एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लो उस चीज़ को। प्लेन ज्योमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगुलर वर्टेक्स से एल्टीट्यूड खींचना। तो यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगा, मुझे ये निकालना है, तो मैं यूज़ करूँगा ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई इंटू बी ए। ओ बी का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर 15 था, इज इक्वल टू बी ई इंटू बी ए विच इज 25। 25 का मतलब है कि मेरे पास 2 5 है, एक 5 से मैंने ये काट दिया 3 पर, एक 5 से मैंने ये काट दिया 3 पर, तो बी ई इज इक्वल टू 3 3 9। ठीक है, क्लियर है? अगर आपको ये याद नहीं आ रहा सर मुझे तो याद नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन किस चीज़ के लिए करते हैं हम,
कभी भी अगर कोई चीज़ आपको याद ना आए तो डिप्रेस मत होना, नेगेटिव फीलिंग मत लाना। कई बार बच्चे की यार ये किया था फिर भी याद नहीं आ रहा। मेरे भाई अच्छा है ना एग्जाम में जाकर पता नहीं लगा। आपको क्या लग रहा है आप ही भूल रहे हो ये चीज़ें? नहीं, सब भूल रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं आ रही, चुपचाप उसको एक बार रिवाइज कर लो, अगली बार फिर से याद नहीं आ रही फिर रिवाइज कर लो। तो जब भी आपको कोई चीज़ याद नहीं आ रही तो आपको रिवाइज करने का एक मौका मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? आप उसको रिवाइज करेंगे, ना कि हम मातम बनाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, हमें ये चीज़ें याद रहने लग जाएंगी। क्या आपको ही, सर ये तो बड़ा मुश्किल काम है, आपको ही इस मुश्किल रास्ते से गुजरना पड़ रहा है? नहीं, सबको गुजरना पड़ रहा है। सर मैं इतना नहीं कर सकता, कोई नहीं, दूसरे कर सकते हैं, वो आगे निकल जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इस काम को बर्डन लेकर नहीं चलेंगे हम, इतना करना पड़ेगा नहीं। एंजॉय करके करो, मजेदार काम लगेगा आपको। सारे सब्जेक्ट ही, सिर्फ मैथ्स नहीं, सारे सब्जेक्ट ही है। इसको एक बढ़िया जर्नी मान। आप ऐसे सोचकर मत चलो कि मुझे पढ़ना है उसके बाद कुछ एंजॉयमेंट का करूंगा। आप ऐसे सोचकर चलो कि यार पढ़ना है, मजा आएगा, इसको मैं इंटरेस्ट लेकर करूं। देखते हैं धीरे धीरे कैसे इंप्रूवमेंट होगी। गेम की तरह लो इसे, गेम में धीरे धीरे लेवल इंप्रूव होता रहता है, आपकी स्किल इंप्रूव होती रहती है। फ्रस्ट्रेट मत हो, कोई चीज़ ना आए तो कोई नहीं, ये सोचो ये सबके साथ हो रहा होगा, बट मैं क्या करूंगा, मैं इसे बार बार पढ़ लूंगा, फिर मुझे याद रहने लग जाएगा, है ना। आगे बढ़े, बताओ भाई। The diagonals of a rhombus are 40 centimeter and 42 centimeter respectively. तो इसके डायगोनल्स की लंबाई बता दी। तो वैसे इसके अंदर जो लंबाइयां हैं वो हैं कितनी? बेचारे की चार तो साइड हैं, चारों साइड्स की लंबाई इक्वल है। तो इसका मतलब एक तो साइड की लंबाई हो गई, वही चारों साइड की लंबाई है, और दो डायगोनल की लंबाई हो गई। तीन ही तो लंबाइयां हैं इसके अंदर, तीन ही तो लेंथ है, और उन तीनों के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। इजीली कर देंगे हम, ठीक है। तो डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स हैं 40 एंड 42, तो 40 का आधा 20 और 20, 42 का आधा 21 और 21, ठीक है भाई। और एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 20 21 29 वाला, ठीक है। तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी 29। तो इसका पेरीमीटर क्या होएगा 29 इंटू 4, 29 का डबल 58, 58 का 58 के अंदर 50 का डबल 100, 8 का डबल 16, 116। आंसर इस ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़े, इस क्वेश्चन को मेंटली करोगे? मेंटली कर सकते हो आप, मेंटली करो इसको। इफ द मेजर ऑफ पेरीमीटर एंड वन डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, अगर पेरीमीटर 40 है, आप मेंटली ऐसे दिमाग के अंदर ये पिक्चर बना सकते थे। अगर पेरीमीटर जो है उसका 40 है, पेरीमीटर यानी कि चारों साइड्स की लंबाई का सम, तो ये साइड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 40/4 10, और उसका एक डायगोनल जो है दैट इज 16, 8 और 8। तो ऐसे 8 और 8 अपने दिमाग में ऐसे मत सोचो, हटाओ इसको। 8 और 10 हमें ये पता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तीसरा, ये हो जाएगा जी 6 6 6 8 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5 का डबल, ठीक है। तो एरिया कितना होएगा बताओ। तो हमारे पास ऐसी ऐसी 4 ट्रायंगल हैं, हमारे पास 4 ट्रायंगल हैं। तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं और उसको 4 गुना कर दूं। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होएगा, इस ट्रायंगल का एरिया होएगा, बिकॉज मुझे बेस पता है और हाइट पता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट गुणा में 4 इज इक्वल टू 2 चौके 8, 6 चौके 24, चौके 96। आंसर विल बी 96, ठीक। लेकिन मैं आपको एक और तरीके से करने के लिए इसे बोलूंगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा एक बार। मैं कैसे करता हूं, मैं इनकी गुणा करके उसको डबल कर देता हूं। 8 छके 48 दूनी 96। तो क्या मैंने रट रखा है, रट नहीं रखा, सुनो ध्यान से। मैं पूरी ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालता हूं, एबीसी का एरिया। पूरी ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है उससे तो डबल ही है ना पूरे रोम्बस का, एबीसी से डबल है। ये वाला डायगोनल जो है ये इसको 2 बराबर एरियाज में बांटता है। आप बोलोगे जी हाँ सर,
तो पूरी ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया होएगा वो क्या होएगा, हाफ ऑफ द बेस। अगर मैं इसको बेस मानूं तो इस बेस का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैंने ये आपको टेक्निक पहले ही बताई है, छोटी सी चीज ऑब्जर्व करने की। तो हाफ इंटू बेस तो यहां पर गिवन है ना ऑलरेडी 8, और हाइट है 6। तो मन ही मन में मैं क्या करता हूं, इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे पता है इस पूरी ट्रायंगल का एरिया आएगा, और उसको मैं डबल कर देता हूँ, 8 6 48 99। तो यानी कि अगर कोई मुझे बोलता है कि इस रोम्बस के अंदर अगर ये 3 है ये 4 है, तो मुझे पता है कि ये हाफ ऑफ द बेस है, इस पूरे बेस का हाफ है। तो हाफ ऑफ द बेस इंटू हाइट में इस पूरी ट्रायंगल का एरिया निकल रहा है, मुझे पता है। तो 3 चुके 12, फिर पूरे रोम्बस का निकाला है 24, तो एरिया 24 है। तो क्या मैंने रट रखा है? अब आपको हो सकता है बुक्स के अंदर ऐसे रटवा दिया जाए कि एरिया ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू 2 इंटू डायगनल 1 का हाफ इंटू डायगनल 2 का हाफ। ऐसे बकवास है भाई, नहीं करना। हर एक चीज ऐसे रटने की नहीं होती, सेंस समझना भी एक चीज होती है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। दिस इंटू टू एरिया आ गया। अगर ये याद रह जाए तो ठीक, नहीं तो ठीक। वैसे भी मैं याद तो रख नहीं रहा। हाफ इंटू बेस, मैं इस एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के बजाय बस मैं इस पूरी का निकालता हूं और उसको डबल कर देता हूं, दैट्स इट। आगे बढ़ जाएं। मेंटली कर पाओगे आप इसे भी, मेंटली कर सकते हो। मेंटली करने की कोशिश करो, खुद को चैलेंज करो। जब आप खुद को चैलेंज नहीं करोगे तो स्किल डेवलप नहीं होएगी। और हम ये गेम टैलेंट के दम पर नहीं जीत सकते, स्किल के दम पर जीत सकते हैं। टैलेंट एक चीज़ होती है जो एक बंदा पैदा होता है तो उसके अंदर होती है। जैसे कहीं ना कहीं मैं मैथ को बहुत बढ़िया समझ पाता हूँ इन कंपैरिजन विद एन एवरेज स्टूडेंट जो होगा, तभी इस लाइन के अंदर मैं आया हूँ ना। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलता इस दुनिया के अंदर। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब जो चीज़ डेवलप करते हैं वो होती है स्किल। तो इस एग्ज़ाम के लिए हमें क्या चाहिए, हमें स्किल चाहिए। सर टैलेंट का क्या कोई रोल है? टैलेंट का सिर्फ इतना रोल है कि टाइम कम लगेगा बस। अगर कोई बंदा 4.5-5 महीने में कवर कर ले रहा है, यानी कि क्या है, उसने रिसोर्सेज भी बढ़िया फॉलो करे, उसने मेहनत भी बढ़िया फॉलो करी, और उसके अंदर टैलेंटेड भी वो था, मतलब उसके अंदर टैलेंट भी था। कॉम्बिनेशन बढ़िया बैठ गया, ना किसी ने मिसगाइड किया, सही रास्ते पर चला, मेहनत भी करी और टैलेंटेड भी था। तो बस टाइम कम लगता है टैलेंट के बेस पर। अगर टैलेंट और बाकी काम भी कर लो तो टाइम कम लगता है। अदरवाइज के क्या लगता है, मेनली इस दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए स्किल चाहती है। स्किल यानी कि किसी काम को बहुत बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 40√2। एक रोम्बस की हर एक साइड उस स्क्वायर की साइड के बराबर है जिसका डायगोनल जो है 40√2 है। अगर स्क्वायर का डायगोनल 40√2 है तो उसकी साइड क्या हो जाएगी, उसकी साइड हो जाएगी 40। इसको √2 से डिवाइड करने पर आएगी। जो स्क्वायर है उसके अंदर अगर साइड ए है तो डायगोनल होता है √2a। अगर हमें साइड गिवन है तो √2 से गुणा करो, डायगोनल आ जाएगा। अगर हमें डायगोनल गिवन है तो √2 से डिवाइड करो, साइड आ जाएगी। तो साइड ऑफ स्क्वायर है 40। तो उस स्क्वायर की जो साइड है उसी के बराबर रोम्बस की साइड है। तो इसका मतलब रोम्बस की साइड क्या है, 40। मेंटली आप इजीली निकाल सकते थे ये चीज़, तो हाँ जी सर 40 है। और ये बोल रहे हैं कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो 3:4 रेशियो में है, 3:4 रेशियो में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर उनके डायगोनल्स का रेशियो D1/D2 अगर 3:4 है तो उनके डायगोनल्स के हाफ का रेशियो भी तो यही होएगा। अगर इन दोनों वैल्यूज का रेशियो 3:4 है, D1 और D2 का, तो इनका हाफ कर दोगे उसका भी यही रेशियो होगा। क्यों सर? क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। दोनों को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, D1/3 और D2/3, उसका भी यही रेशियो होएगा। तो अगर ये पूरा डायगोनल और ये पूरा डायगोनल
4:3 रेशियो में है, तो इनका हाफ और हाफ भी उसी रेशियो में होएगा। तो ये मैंने मान लिया है जी 3x और ये मैंने मान लिया है 4x। मैं पूरे डायगोनल को 3x और 4x मान ही नहीं रहा, क्योंकि हम क्वेश्चन में डील करते हैं डायगोनल के हाफ से, तो मैं उसी को मान रहा हूं। अगर डायगोनल का हाफ आ गया तो मैं डायगोनल का पूरा ही बता दूंगा। अगर ये 3 है, ये 4 है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या होगा, ये 5x होएगा फॉर श्योर। 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है भाई 3 4 5 का। परपेंडिकुलर और बेस 3 और 4 हो गए, तो तीसरा तो 5 होना ही होना है। तो आपको सब कुछ मिल गया। 5 का 8 गुना, तो 3 का 8 गुना क्या हो जाएगा 24। 4 का 8 गुना क्या हो जाएगा 4 8 32। ये 32 है, ये 24 है। इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस देन इट्स एरिया। तो एरिया आप कैसे बताओगे, इस पूरी ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूं मैं, इस पूरी का हाफ ऑफ द बेस 32 इंटू हाइट, इस पूरी ट्रायंगल का एरिया उसको मैं डबल कर दूंगा। ये एरिया है भाई। तो 4 दूनी 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट 6 आएगा, एक का ही है, तो दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं भाई। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 80% ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। कोई रोम्बस है, उसके डायगोनल की लंबाई दूसरे डायगोनल के कंपैरिजन में 80% है, उसके पूरे डायगोनल की लंबाई दूसरे कंप्लीट डायगोनल के कंपैरिजन में 80% है। तो इनके ये एक रेशियो ही तो है ना। मान लो d1/d2, अगर ये 80 है तो ये 100 है। एक डायगोनल की लंबाई दूसरे डायगोनल की लंबाई से 80% है, यानी इनका रेशियो 4:5 है। तो d1 के हाफ और d2 के हाफ का रेशियो भी यही होएगा। हमें ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं। तो आपको पूरे डायगोनल कंसीडर ही नहीं करने, हाफ मिल गए तो हम सब कुछ निकाल लेंगे। तो ये वाला डायगोनल मैंने मान लिया 4x, तो ये वाला डायगोनल अपना हो जाएगा 5x। 20 चौके 80, 20 पंजे 100। मैं डायरेक्टली ये लिख सकता था, तो ये वाला डायगोनल भी आ ही जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। आगे देख लेते हैं। देन द एरिया ऑफ द रोम्बस इज हाउ मेनी टाइम्स। तो जो इसका एरिया है, तो रोम्बस का एरिया क्या होगा, इस पूरी ट्रायंगल का मैंने आपको बताया दिस इंटू 2, हाफ ऑफ द बेस है ये, इस बेस का हाफ और ये हाइट उसका डबल। तो इसका एरिया हो जाएगा रोम्बस का 5x इंटू 4x इंटू 2। इसका रेशियो निकालना है टू द लेंथ ऑफ द इज हाउ मेनी टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल। जो एरिया है वो कितने गुना है लॉन्गर डायगोनल। तो छोटा डायगोनल मैंने मान लिया ये, लॉन्गर डायगोनल है ये d2 के स्क्वायर से। अगर मैं आपको पूछूं एक वैल्यू दूसरे की कितने गुना है, तो वो हमें पता लगता है कि 6 कितने गुना है 3 का। आप बोलोगे सर 2 गुना, वो कैसे पता चलता है, जो चीज कितने गुना है ये चेक करनी है उसको ऊपर रखेंगे और दूसरी चीज को नीचे, कि 6 कितने गुना है 3 का, 2 गुना है। 3 कितने गुना है 6 का, हाफ गुना है। तो एरिया कितने गुना है इसके डायगोनल के स्क्वायर का, तो एरिया को ऊपर लिखूंगा। दिस थिंग इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ दिस थिंग, तो नीचे डायगोनल का स्क्वायर। तो ये वाला हिस्सा लॉन्गर डायगोनल पूछ रहा है ना, वो ये 5x है तो ये 5x है। तो पूरा डायगोनल कितना है, पूरा डायगोनल 10x है भाई। तो पूरा डायगोनल 10x है तो 10x का स्क्वायर। मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो सर हम टाइम को कम कैसे करेंगे, अपने आप कम होएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। तो भाई 5 चौके 20, तो 10 दूनी 20, इस 2 से चला जाएगा 5 पर, 2:5। आप बस फॉलो करते रहो मुझे और शेड्यूल को फॉलो करते रहो, चीज़ें कैसे होंगी वो अपने आप होंगी। हम अपने पेड़ को पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, धूप दे रहे हैं, फल कैसे लगेंगे वो अपने आप लगेंगे, उनकी टेंशन नहीं ले रहे हम। द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर एंड द मेजर ऑफ एन एंगल इज 60 डिग्री। एक रोम्बस का पेरीमीटर ये है, देन एरिया। तो एक तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पहले, अगर आपको याद है तो एक बार, ये बताई थी प्लेन ज्योमेट्री के अंदर रोम्बस विद वन एंगल 60 डिग्री
जब किसी रोम्बस के अंदर एक एंगल 60 डिग्री का हो जाता है तो जो छोटा डायगोनल है, स्मॉल डायगोनल इज इक्वल टू साइड, एंड बड़े वाला डायगोनल, लॉन्ग डायगोनल इज इक्वल टू √3 इंटू साइड। कैसे, अभी बता देता हूँ। देखो, मैंने क्या बोला था कि अगर एक रोम्बस के अंदर एक एंगल 60 डिग्री का हो गया, ये एंगल 60 डिग्री का हो गया, तो ये एंगल 120 डिग्री का होएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 है। और रोम्बस के अंदर ये जो कोई भी डायगोनल जो है वो एंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। तो बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई 60 60 60, और सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर बन गई 120 का है, तो ये भी 60, ये 60 और ये 60। तो अगर रोम्बस की साइड ए है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड, तीनों साइड बराबर होंगी, ए ए ए। तो जो छोटे वाला डायगोनल है उसकी लंबाई तो साइड के बराबर हो जाएगी। ओके सर। और जो लंबे वाला डायगोनल है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट के बराबर है, बिकॉज ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ना। इधर वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट जमा में इधर वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट जो होती है वो होती है √3/2 इंटू साइड। ये तो एक हाइट हुई, दो हाइट की लंबाई निकालनी है तो गुणा में 2, तो √3 इंटू ए। याद होना चाहिए, पहले ही बोला था, याद होना चाहिए, अपने एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। कई बार इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं हम एग्जाम में प्रूव नहीं कर सकते, याद होना चाहिए, बार बार यूज कर रहा है तो कई बार ये हमें मदद कर देगा ऐसे क्वेश्चन के अंदर। पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 40 एंड मेजर ऑफ वन एंगल इज 60 डिग्री। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ से कुछ यूज हुआ तो वी विल यूज दैट। ठीक है, तो अगर पेरीमीटर 40 है, एक साइड कितनी हो जाएगी, 10। तो हमें इतना पता है कि छोटे वाला जो डायगोनल है वो 10 है और सारी साइड भी 10 है। भैया अगर एक एंगल 60 डिग्री है तो हमें पता है ये वही वाला केस है, 60 डिग्री वाला रोम्बस है, छोटे वाला डायगोनल और साइड की लंबाई इक्वल है, तो इसका एरिया निकालना है। तो भैया दो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर है जिनकी साइड है 10 10 10 10 10 10, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी कि 10 इंटू 10। ऐसे ऐसी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, गुणा में 2, इसको हम निकाल देंगे, खत्म बात। ठीक है, क्या सर हम इसको अलग तरीके से नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट काहे करें जब ये अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग हमें याद होना चाहिए, काहे करें? करने को तो यहाँ पर 30 60 90 वाला ट्रायंगल यूज कर लोगे। अगर आप इस डायगोनल को भी ड्रॉ करोगे तो ये डायगोनल जो है इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, 30 हो गया, यहाँ पर 90 बनेगा दोनों डायगोनल के बीच में, यहाँ पर बनेगा 60, 30 60 90। 90 के सामने 10 है तो 30 के सामने क्या होगा 5, 60 के सामने क्या होगा 5√3। दोनों डायगोनल की हाफ की लंबाई आ गई, दोनों को गुणा करके डबल कर दो। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं समझे तो एक बार दोबारा से वीडियो को देखो और मेरे साथ साथ करके देखो, पहुंच जाओगे उत्तर तक। आगे बढ़ूं। OABC is a rhombus whose 3 vertices ABC lie on a circle of radius 10 cm with center O। ये भी हम पहले कर चुके हैं कि अगर हम एक सर्कल के अंदर रोम्बस बनाएंगे तो वो 60 डिग्री एंगल वाला ही बनता है, अगर एक सर्कल के अंदर रोम्बस बनाएंगे तो। ठीक है, पहले कर चुके हैं हम ये प्लेन ज्योमेट्री में। OABC एक वो है, क्या बोलते हैं, रोम्बस, तो कुछ ऐसे बनेगा। प्लेन ज्योमेट्री में हमने प्रूव किया था ये 60 डिग्री वाला रोम्बस है। हमें कैसे पता चलेगा सर 60 डिग्री वाला रोम्बस है? देखो ये रोम्बस है OABC, हाँ जी सर। OA क्या है, इस सर्कल का रेडियस, हाँ जी सर। OC क्या है, सर्कल का रेडियस, हाँ जी सर। तो ये दोनों 10 10 हैं और वैसे भी ये रोम्बस है तो सारी साइड बराबर वैसे भी होनी थी, हाँ जी सर। और ये क्या है OB, सर OB भी सर्कल का रेडियस है तो ये भी 10 होगा, तो ये तो वही रोम्बस हो गया ना जिसका छोटे वाला डायगोनल साइड के बराबर ही है, ये तो वही 60 डिग्री वाला हो गया। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, तो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, वही जो लास्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पर भी 10 वाली साइड का बना था ना।
ठीक है, तो 50√3। ठीक है, तो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा ये गुणा में 2। आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ, हिंट दूं, हल्की सी अलजेब्रा और वो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम प्यार से जब लगाओगे बहुत ही इजीली हो जाएगा। एक बार खुद ट्राई कर लो, फिर मेरा सोल्यूशन देखना है। पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 2p यूनिट। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। हमारी जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो किन किन साइड से बनती है? इस डायगोनल का और इस डायगोनल का हाफ, डायगोनल्स का हाफ और साइड। तो सिर्फ इन पर फोकस करो आप, सिर्फ इन पर। उसने मैं क्या बताया, पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 2p। पेरीमीटर यानी कि एक साइड का 4 गुना, तो पेरीमीटर को मैं डिवाइड कर रहा हूं 2p/4, तो ये हो जाएगा p/2। साइड की लंबाई हो गई p/2। मैं उन सारी चीजों को निकाल रहा हूं जिससे हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ओके, ये साइड हो गई p/2। उसने बोला है सम ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। देखो, मुझे एक्चुअल में राइट एंगल ट्रायंगल से डील करना पड़ेगा यहां पर, तो मुझे डील करना है AO और BO से। तो मैं क्या करता हूं, मैं इनकी लंबाई मान लेता हूं। AO की लंबाई A है, BO की लंबाई B है। ठीक है भाई, उसने मुझे क्या बताया, उसने मुझे बताया अगर AO की लंबाई A है तो OC की लंबाई भी A होगी, अगर BO की लंबाई B है तो B इस OD की लंबाई भी B होगी, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो उसने मुझे बताया 2A + 2B की लंबाई, सम ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। उसने मुझे बताया है कि 2A + 2B = M। इट इम्प्लाइज दैट, मुझे पता है कि A + B = M/2। मैं A, B और P/2 में इंटरेस्टेड हूं। ये तीनों राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। ओके सर, देन द एरिया ऑफ द रोम्बस। मैं एक और चीज में इंटरेस्टेड हूं, इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा A × B × 2। एरिया 2A भी होएगा। अभी तो बताया था यार, दिस गुणा में 2। किस अंडरस्टैंडिंग के तहत बताया था कि अगर मैं इस पूरी ट्रायंगल का एरिया निकालने की कोशिश करता हूं तो हाफ ऑफ द बेस, बेस का हाफ है A, इंटू में हाइट B, A × B, तो इस पूरी ट्रायंगल का एरिया आ गया। उसको डबल करोगे तो पूरे रोम्बस का एरिया, तो एरिया आ गया अपना 2AB, जो कि मुझे निकालना है। ठीक है, एक ये गिवन है, ये मुझे निकालना है। और गिवन क्या है? और गिवन है A² + B² = राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस लगा रहा हूं, A² + B² = हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर p²/4। ओके जी, इनके ऊपर नजर रखो। A + B गिवन है, ये गिवन है, ये निकालना है। अलजेब्रा का सबसे पहला फॉर्मूला A + B का होल स्क्वायर बताया था। अगर आपको ये निकालना है 2AB, तो 2AB विल बी इक्वल टू A + B का होल स्क्वायर माइनस में, अब A + B के होल स्क्वायर में क्या क्या होता है? A² होता है, B² होता है, प्लस 2AB होता है। तो मुझे सिर्फ 2AB चाहिए, तो मुझे A² और B² काटना पड़ेगा। तो मैं A² + B² को घटा दूंगा, इसमें से ये घटाया तो बात बन जाएगी, सिर्फ 2AB बच जाएगा। इसके अंदर तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको घटाऊंगा तो A² और B² तो कट जाएंगे, सिर्फ 2AB बचेगा। हाँ जी सर, तो A + B का होल स्क्वायर M²/4 माइनस में A² + B² P²/4। मैं जितना लिख कर बता रहा हूं उतना लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं ज्यादा इसलिए लिखता हूं कि आपको ना लिखना पड़े एग्जाम में, और धीरे धीरे वो अपने आप अचीव हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। रिजल्ट कैसे आएंगे वो टेंशन आपकी नहीं है। मैं इस चीज़ के ऊपर कॉन्स्टेंटली सोचता रहता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो अगर बच्चा बिना सोचे समझे करता रहेगा तो बेस्ट रिजल्ट कैसे आएंगे, कितने ऑप्टिमम आएंगे। आपको तो सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ वो करना है बस। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक आधे और क्वेश्चन करें ऐसे ही, टेंशन मत लो अगर ये डिफिकल्ट लगा तो। ये बताओ,
इफ द सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इज एल, डायगोनल्स का सम बता दिया, ठीक है, पेरीमीटर बता दिया, तो मैं रोम्बस बना लेता हूँ भाई। तो डायगोनल्स का सम बता दिया उसने, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। तो मुझे पता है डायगोनल्स का सम जो है दैट इज 2a + 2b। तो मुझे पता है कि ट्वाइस ऑफ a + b इज इक्वल टू l। तो इस 2 को मैं उधर लेके जा रहा हूँ। मुझे पता है a + b इज l/2। ओके जी। और उसने मुझे बताया कि पेरीमीटर अगर 4p है तो साइड कितनी होएगी, तो साइड हो जाएगी भाई साहब p। ठीक है, तो मुझे यहाँ से एक बात पता है कि a² + b² इज इक्वल टू p²। ओके, मुझे ये दोनों पता है। एरिया पूछेगा, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो जो एरिया है वो मैं आपको अब तक बता ही चुका हूँ, दिस इंटू 2 यानी कि 2ab। तो बताओ 2ab कैसे निकालेंगे? सिंपल है, 2ab कैसे निकलेगा? a + b के होल स्क्वायर में से मैं घटा दूंगा a² + b²। तो क्या मुझे एग्जाम में ये लिखने की जरूरत है? नहीं, अभी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो a + b की वैल्यू है l/2, इसका होल स्क्वायर यानी कि l²/4, a² + b² p²। बस ये उत्तर होएगा। इसको कैसे न कैसे करके वो देगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कई बार बच्चे क्या करेंगे, एक बार ये देख लेते हैं, इसको रटने की कोशिश करते हैं इसको, कि अगर पेरीमीटर इतना है, डायगोनल का सम इतना है, तो एरिया इतना होगा। क्यों भाई बकवास तुम, मैं इस 2p की जगह कल को p/2 दे दूंगा, p/3 दे दूंगा, 3p दे दूंगा, तुम रटते रहोगे। बेसिक सी चीज है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, ये बताओ। उसी अंडरस्टैंडिंग से होएगा आपको। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला पता ही होएगा सीकेंट और टेन को लेकर। नहीं पता है तो मैं बता दूंगा थोड़ी देर में। इफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इज सेक थीटा, डायगोनल्स की लंबाई का सम बता दिया। ओके जी। तो डायगोनल्स को मैंने मान लिया, इस हिस्से को a, इस हिस्से को b। तो ये वाला डायगोनल हो गया 2a, ये वाला डायगोनल हो गया भैया 2b। तो उसने मुझे 2a + 2b बताया है, यानी कि ट्वाइस ऑफ a + b बता दिया, जिसकी लंबाई उसने बताई है सीकेंट थीटा, यानी कि a + b की वैल्यू है सीकेंट थीटा/2। एंड पेरीमीटर है 2 tan थीटा। पेरीमीटर यानी कि चारों साइड्स की लंबाई। तो साइड की लंबाई क्या होगी? डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं एग्जाम में कि भैया ये जो चीज़ है tan थीटा/2 है। ओके, अब मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल से पता है कि a² + b² इज इक्वल टू tan² थीटा/2 का स्क्वायर 4। और वो हमसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। एरिया होएगा a × b × 2 यानी कि 2ab, विच इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर माइनस में a² + b²। ये आइडेंटिटी भी हमें रटने की जरूरत नहीं, अंडरस्टैंडिंग से हमें पता है, हम 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। a + b का होल स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा/4 माइनस में a² + b² की वैल्यू ये रही tan² थीटा/4। डिनोमिनेटर कॉमन है तो नीचे आ जाएगा 4 और ऊपर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan² थीटा, जो कि होता है मेरे भाई 1। ठीक है, क्लियर है भाई? तो ये बात समझ में आ गई। वो ट्रिग्नोमेट्री घुसेड़ ले, वो कुछ कर ले, हमें अलग से रटने की जरूरत नहीं है। हम अपने बेसिक्स को मजबूत कर रहे हैं। एग्जामिनर कुछ भी कर ले, वी विल हैंडल दैट। आगे बढ़ूं, बताओ। एरिया ऑफ ए रोम्बस ऑफ पेरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ ए रोम्बस ऑफ पेरीमीटर 56 सेंटीमीटर। इस रोम्बस का पेरीमीटर 56 है तो उसका एरिया 100 है। फाइंड द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल्स की लंबाइयों का सम चाहिए। बना लेता हूं मैं, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है लिख लेते हैं। तो अगर पेरीमीटर, एरिया ऑफ ए रोम्बस ऑफ पेरीमीटर 56 इज दिस, एरिया इतना है तो पेरीमीटर 56 है, तो साइड कितनी हो जाएगी 14, 56/4।
ठीक है, ओके। फाइंड द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स, तो डायगोनल्स की लंबाइयों का सम, तो मुझे डायगोनल की लंबाई चाहिए, तो उसके लिए मैं पूरे डायगोनल की लंबाई नहीं मानूंगा, इन हिस्सों को मान लेता हूँ, बिकॉज ये ईजी रहता है अपने ऊपर, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल तो यही लंबाइयाँ बना रही है ना, तो ईजी रहता है। ठीक है, तो मुझे निकालना है 2a + 2b, ओके जी। और उसने मुझे दे रखा है एरिया, एरिया क्या होता है, दिस इंटू 2, यानी कि 2ab = 100 एरिया। ठीक है, और उसने इस राइट एंगल ट्रायंगल से मुझे पता है कि a² + b² = 14 का स्क्वायर = 196। ठीक है जी, और मुझे बताना है 2a + 2b, यानी कि ट्वाइस ऑफ a + b बताना है मुझे। फिर से वही अलजेब्रा इन्वॉल्व है, बेसिक सा। रियल में मुझे a + b बताना है, तो a + b मैं कैसे बता सकता हूँ, तो a + b का होल स्क्वायर मुझे पता है कैसे आएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, अगर मैं इन दोनों का सम कर दूँ, तो इससे मुझे मिलेगा a² + b² + 2ab, यानी कि a + b का होल स्क्वायर = 296। तो a + b = √296। अप्रोक्सीमेट करें इसे, 16 का स्क्वायर होता है भाई 256, 17 का 289, तो इट विल बी 17 पॉइंट समथिंग, 18 का 324, तो इसका मुझे डबल चाहिए, ट्वाइस ऑफ दिस, तो 34 पॉइंट समथिंग। सारे छोटे हैं, मज़ा आ गया, आंसर इज दिस। सर अगर ये मज़ा नहीं आता तो इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करते जैसे मैं अब तक बताता आया हूँ ऐसे। ठीक है, अगर ऐसे इतने इजीली नहीं पता लगता तो आगे बढ़े। तो नेक्स्ट है भाई आपके लिए HW, इसका उत्तर बता देता हूँ मैं। फिर से एक HW, आगे बढ़ूँ, और HW होमवर्क नहीं है, ये हार्ड वर्क है। तो अगर आप ये नहीं कर रहे तो हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हो तो मतलब कि कर रहे हो, तो इनको स्किप नहीं करना। ठीक है, नहीं तो आपका 1 साल स्किप हो जाएगा तैयारी से। नेक्स्ट, इसका भी उत्तर बता देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो ये था भाई रोम्बस, अब हम आते हैं रेक्टेंगल के ऊपर। ठीक है, चलिए, तो रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसे हमने सीधा कर दिया। ये एक पैरेललोग्राम है, इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, हम प्लेन ज्योमेट्री में ही पढ़ चुके हैं। यहाँ से पुश करके हमने इसका ये जो एंगल था थीटा, इसको 90 डिग्री कर दिया, इसको ऐसे सीधा कर दिया। एक पैरेललोग्राम है जिसके सारे एंगल 90 डिग्री के। ठीक, तो बिकॉज ये एक पैरेललोग्राम, एक खास स्पेशल पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम वाले सारे रूल फॉलो करेगा। बस यहाँ पर ये 90 डिग्री कर दिया तो कुछ भाई नई प्रॉपर्टीज भी ऐड हो गई होंगी इसकी। ठीक है, देखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल में लंबाई, और इसको हम बोलेंगे जी चौड़ाई। तो पैरेललोग्राम के अंदर अगर ये ए है, ये बी है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, एरिया ए बी साइन थीटा, एल इंटू बी साइन थीटा। तो इसका एरिया होना चाहिए एल इंटू बी साइन थीटा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है भाई, ए बी साइन थीटा। लेकिन साइन थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा 90 है तो 1, तो इसका एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसका एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। या फिर पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू में हाइट। तो इसकी ये वाली साइड इसकी हाइट का ही काम कर रही है, बिकॉज ये इसके साथ 90 डिग्री पर है। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस होता है और ये वाली साइड हाइट का काम कर रही है, ऐसे ही इसके अंदर ये बेस है और ये वाली साइड हाइट का काम कर रही है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया। ठीक है जी, तो क्या आपको ये इस तरीके से याद नहीं होगा अगर मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, तो ये होगा, आपको याद है ये भी मुझे पता है, बट वो जब मैं व्यू दूंगा तो वो पता नहीं कहाँ पर काम आ जाएगा। जब मैं इनको सिंक में ला रहा हूँ सारी फिगर्स को, तो वो कहाँ पर वो काम आ जाएगा ये आपको नहीं पता। अंडरस्टैंडिंग क्लियर होते हैं ना, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन तभी होते हैं। ठीक है, आसान चीज़ें नहीं सीखते लोग, इसलिए डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं हो पाते, बेसिक चीज़ों को लाइटली ले जाते हैं। नेक्स्ट, दुनिया की कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, मैंने क्या बताया,
अगर आपको उसके डायगोनल्स पता हैं और उनके बीच का एंगल पता है तो उसका एरिया आप निकाल सकते हो। ओके सर, अगर मुझे इसके डायगोनल्स पता है और इनके बीच का एंगल पता है तो रेक्टेंगल की एक खासियत है क्या कि देखो क्या बताया है मैंने आपको कि जब अगर सारी साइड्स इक्वल हो गई तो डायगोनल परपेंडिकुलर हो जाएंगे, सारी साइड्स परपेंडिकुलर हो गई तो डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर सारी साइड्स तो इक्वल नहीं है भाई, सिर्फ ऑपोजिट साइड इक्वल है। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है, उसी से आपको पता चल गया ऑपोजिट इक्वल है और ऑपोजिट पैरेलल है। मैंने बताया ना पैरेललोग्राम विद ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, चारों साइड्स इक्वल नहीं है, वो फिर ये स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। सारी साइड्स परपेंडिकुलर हैं क्या? हाँ जी, सारी साइड्स आपस में परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो फिर डायगोनल्स इक्वल होंगे। तो यानी कि इस वाले डायगोनल की लंबाई भी डी, इस वाले डायगोनल की लंबाई भी डी। अब D1 और D2 तो नहीं मानेंगे, यानी कि अलग अलग हो गई। तो इसका एरिया हो गया हाफ D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा, तो हाफ D1 D2 साइन थीटा। तो अब इनके डायगोनल 90 डिग्री पर होने कंपलसरी नहीं है भाई, किसी रेक्टेंगल के हो भी जाएं जब ये स्क्वायर बन जाएगी तब। हाँ, लेकिन डायगोनल्स इक्वल जरूर हैं इसके। इसका फॉर्मूला हो गया डायगोनल्स वाला हाफ इंटू डी साइन थीटा। ठीक है, तो क्या आपको ये अलग से रटना है? नहीं, आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि दुनिया की हर क्वाड्रिलेटरल का एरिया में निकाल सकता हूं हाफ D1 D2 साइन थीटा। अब किसी क्वाड्रिलेटरल में ये थीटा 90 होगा तो साइन 91 है, तो उसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल इक्वल हो जाएंगे, थीटा वही 90 डिग्री नहीं होएगा, ये रही। किसी क्वाड्रिलेटरल में ये भी 90 हो जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएंगे, इसमें स्क्वायर में, तो उसमें हाफ डी स्क्वायर, दैट्स इट एरिया, हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर आगे करेंगे। ठीक, क्लियर है भाई? और एक और बात, ट्रायंगल ए बी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ जी सर, जिसके अंदर बी डी एक हाइपोटेन्यूज है, लेंथ और ब्रेड्थ परपेंडिकुलर और बेस है, बाकी की दो साइड है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों के स्क्वायर का सम, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो डायगोनल का स्क्वायर है दैट इज लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर। रटना नहीं है, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि डायगोनल और लंबाई और चौड़ाई एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और इसीलिए पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करते हैं। ठीक है, इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होता है किसी भी फिगर के चारों तरफ पैदल कितना चलना पड़े। अगर आप पैदल निकलो तो भाई यहां से मैं ऐसे चलूंगा तो मुझे लंबाई जितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, यहां से अगर मैं चलूंगा ऐसे इस पूरे रास्ते को कवर करते हुए तो मुझे चौड़ाई जितना कवर करना पड़ा, फिर मैं लंबाई जितना फिर से कवर करूंगा, फिर मैं चौड़ाई जितना फिर से कवर करूंगा। तो 2 बार तो मैंने लंबाई जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2 बार मैंने चौड़ाई जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो मेरा पेरीमीटर हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, दैट इज इक्वल टू 2L प्लस 2B। अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो L प्लस B। तो हमें इतना पता होना चाहिए कि लंबाई प्लस चौड़ाई इनका सम का डबल पेरीमीटर होता है। लेंथ और ब्रेड्थ के सम का डबल पेरीमीटर होता है, परिमाप 2 गुना होता है लंबाई और चौड़ाई के योग का। अगर वो हमें पेरीमीटर बता रहा है तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ के सम का डबल बता रहा है। अगर कोई बोल रहा है रेक्टेंगल का पेरीमीटर 40 है तो मैं बोलूंगा अच्छा, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 20। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली हम वो यूज करेंगे। ठीक, तो इसके बारे में इतना ही ओके है जानना, आगे बढ़े। रेक्टेंगल के ऊपर काफी क्वेश्चन करेंगे हम, अगले लेक्चर में भी करेंगे। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज इतना। अगर एरिया इतना है तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मैक्सिमम जो फॉर्मूला यूज होएगा वो ये होएगा। ये तो आज तक मैंने कोई क्वेश्चन देखा नहीं है अपने एग्जाम में कि ये यूज होए, बट अपने सिलेबस में है, यूज हो रहा है, रोम्बस में यूज हो रहा है, स्क्वायर में यूज हो रहा है, तो काइट में यूज हो रहा है अपने सिलेबस में, तो इसलिए ये वाली अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज दिस। अगर एरिया इतना है तो इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 1840। इफ लेंथ इज 15% मोर देन द ब्रेड्थ, ये बोल रहे हैं कि लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से 15% ज़्यादा है।
तो ब्रेड्थ को मैंने मान लिया है जी। वैसे अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आप डायरेक्टली ऐसे 20A और 23A मान सकते हो। 15% ज़्यादा है तो मेरे मन में सीधा ये आया 100 और ये आया 115। ठीक है, 15% ज़्यादा है तो 115, तो 115 को एक परसेंटेज अगर आपका चैप्टर अच्छा है तो आपको सीधा 23 नज़र आने लग जाएगा। आपको पता है 5 से काटोगे तो ये 20 पर, 5 से काटोगे तो 23 पर। तो मैंने इसको 20x मान लिया, इसको 23x मान लिया, यही है। तो हमें इतना पता है कि एरिया इज इक्वल टू 1840। तो 20A इंटू 23A इज इक्वल टू 1840। कई बार बच्चे बोलते हैं सर x मान के मत करवाओ, तो फिर मैं a मान के करवा देता हूँ, उनका भी दिल रखना होता है। ठीक है, तो करें फिर इसको। 23 का पाड़ा आना चाहिए भाई, 23 8 और 20 चौके 80। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2। व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड? 20A है तो 20 इंटू 2 ये हो जाएगी 40। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन। आगे बढ़ जाऊं। ये बोला लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। लेंथ और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है लेंथ प्लस ब्रेड्थ का डबल। इनका रेशियो बता रहे हैं ये 5:16। अगर लेंथ और ब्रेड्थ का डबल को 16 रिप्रेजेंट कर रहा है तो लेंथ और ब्रेड्थ को क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 8, 8 16। लेंथ 5 है तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ 8 है, यानी कि अगर लेंथ 5 है तो फिर ब्रेड्थ 3 होएगी। ये सिर्फ रेशियो है तो ये यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर लेंथ 5 यूनिट है तो ब्रेड्थ 3 यूनिट है, सिर्फ इनका रेशियो मिल रहा है हमें। देन इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ विल बी इन रेशियो। तो लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:3। ठीक, करने को ये मेंटली भी कर सकते हैं, और आप हमेशा ट्राई करोगे कि अगर क्वेश्चन को मेंटली किया जा सकता है तो मेंटली करेंगे। कभी भी अपने ऊपर सीखते वक्त टाइम का प्रेशर मत मानना। कई बार बच्चे सीखते वक्त ही टाइम का प्रेशर ले लेते हैं कि भैया कम टाइम में करना है। अरे बेवकूफ़ हो क्या यार तुम। जब अपना जेवलिन थ्रोवर कौन है, नीरज चोपड़ा, जब जेवलिन की प्रैक्टिस कर रहा है तो आपको क्या लग रहा है वो रोज ये बोल रहा है कि ओलंपिक में जैसा फेंकना है वैसे फेंकूंगा? नहीं, कई बार किसी टेक्निक को बेटर कर रहा है, कई बार उस दिन की ट्रेनिंग का कुछ और मकसद होता है। तो जब हम कोर्स देख रहे हैं तो उस वक्त का मकसद है कि कंसेप्ट बहुत ही अल्ट्रा क्लियर होने चाहिए, तो उसमें टाइम इन्वेस्ट होएगा। उसमें टाइम का प्रेशर होना ही नहीं चाहिए। कम टाइम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, भाड़ में जाए, जितना भी लगे, हमें अच्छे से समझते हुए आगे चलना है। टाइम को सोचना ही नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा ज़्यादा लेना है, सोचना ही नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ। डोंट थिंक अबाउट दैट, नहीं तो सीख नहीं पाओगे। ए लोन इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो ये मैं क्यों बता रहा था? ये मैं इसलिए बता रहा था कि कई बार अगर किसी क्वेश्चन को मेंटली करने का जी दिल करे, हर एक क्वेश्चन को पहले मेंटली करने की कोशिश करो। मान लो ना हो, थोड़ा सा आपने टाइम लगाया, फिर लिख के भी कर रहे हो तो लिख के कर लो। तो इसीलिए कि आपको ये ना लगे ऐसे तो सर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मेंटली करेंगे तो क्या हो गया। हम आज टाइम लगाएंगे ताकि पेपर में टाइम ना लगे। ठीक है, a lawn is in the form of a rectangle having its length and breadth in this ratio. okay, इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इसलिए लिया है आपको ये बताने के लिए कि हेक्टेयर क्या होता है। ओलंपिक के अंदर एक रेस होती है 100 मीटर की। अगर आप एक 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा अगर आप एक ऐसे स्क्वायर बना दोगे तो दिस इज 1 हेक्टेयर, दिस इज 1 हेक्टेयर। यानी कि 1 हेक्टेयर एरिया हम किसको बोल सकते हैं? 1 हेक्टेयर एरिया हम बोल सकते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे? एकड़ बोलेंगे इसको, शायद हिंदी में भी हेक्टेयर बोल रहा है। गूगल पे सर्च कर लेना हेक्टेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 100 मीटर इंटू 100 मीटर, दैट इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर।
ठीक है। तो 1 हेक्टेयर एरिया इतने मीटर स्क्वायर के बराबर है। ये आपने याद कैसे रखना है कि जो सबसे छोटी रेस होती है ओलंपिक में 100 मीटर की रेस होती है उसेन बोल्ट वाली, उतनी ही लंबाई का स्क्वायर अगर बना दें, उतनी ही साइड का 100 मीटर लंबा 100 मीटर चौड़ा अगर एक स्क्वायर बना दें तो वो जो एरिया कवर करेगा वो 1 हेक्टेयर हो। अब हम इजीली कर लेंगे इसको, ठीक है। अगर हेक्टेयर को आपने मीटर स्क्वायर में बदलना है तो 10,000 से गुणा कर दो, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में बदलना है तो 10,000 से भाग कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने रेक्टेंगल मानी है, इसने बोला उसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो ये है, तो मैंने मान लिया कि 4x और 3x है, ठीक है भाई। तो एरिया कितना हो जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा 4x इंटू में 3x, जो कि 112 1/12 हेक्टेयर। तो मैं 10,000 से गुणा करके इसको मीटर स्क्वायर में बदल दिया मैंने। इतने मीटर, अब बात मीटर स्क्वायर में हो रही है। द टोक इज इन मीटर स्क्वायर, द ब्रेड्थ ऑफ द लॉन इज, क्योंकि उसने मीटर में पूछ लिया। ओके जी, करें फिर। अच्छा, ये 12 इधर नीचे चला जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, बिकॉज x स्क्वायर की वैल्यू आएगी, 12 उधर चला जाएगा तो 2 बार 100 है तो 1 बार 100 आ जाएगा। 4 तिये 12, 2 बार 12 है तो 1 बार 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू इतनी है, हमें निकालनी है ब्रेड्थ की वैल्यू यानी कि 3x की वैल्यू। तो 3x की वैल्यू हो जाएगी ये 3 चौके 12, 4 से जाएगा 25 पर, 25 मीटर। आगे बढ़ जाऊं। बताओ, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज थ्राइस दैट ऑफ ए स्क्वायर। एक रेक्टेंगल का एरिया एक स्क्वायर के एरिया से 3 गुना है, ठीक है जी। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर। तो जो रेक्टेंगल की लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है। एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3/2 टाइम्स दैट ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर की जो साइड है उसका 1.5 गुना है इसकी चौड़ाई, यानी कि अगर इसको मैं 2 मान लूंगा 2a, तो ये हो जाएगी 3a, इसका 1.5 गुना है, ठीक है। अगर इसका 5/2 टाइम्स होता तो ये 2 होती, वो 5 होती। अगर इसका 7/3 टाइम्स होती तो जो 7/3 टाइम्स है, जो चीज़ मैंने आपको क्या बताया कि 6 कितने गुना है 3 का, तो आप बोलोगे सर 2 गुना है, वो ऐसे देखते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि चौड़ाई ब्रेड्थ जो है वो इतने गुना है, ब्रेड्थ इतने गुना है, तो ऊपर वाली चीज़ ब्रेड्थ को दे दो और दूसरी वाली चीज़ दूसरे को दे दो। इधर इन्होंने बताया 3/2, तो ऊपर वाली चीज़ ब्रेड्थ को दे दो और दूसरी चीज़ वो जिसका भी गुना है उसको दे दो। वैसे अंडरस्टैंडिंग खुद ही डेवलप होती है धीरे धीरे। ओके जी, तो स्क्वायर की साइड अगर 2a है, इसके एरिया का 3 गुना है इसका एरिया, इन्होंने बताया, तो लिख देते हैं वो इक्वेशन। इसके एरिया का 3 गुना कर देता हूँ, इसके एरिया को 3 गुना करूँगा तो मैं इसके साथ इक्वेट कर पाऊँगा, ठीक है। तो इसका एरिया कितना है भाई, 4a² इंटू में 3 इज इक्वल टू 20 इंटू 3 है। एक a से एक a गया, एक 3 से एक 3 गया, 4 5 20, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 5। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के डायगोनल की लंबाई, a की वैल्यू 5 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। हाँ जी सर, तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेंगे तो देखिए ट्रिपलेट तो नहीं है, 5 से काट रहा हूँ, 5 3 15, 5 चौके 20, 3 4 5 और 5 से काटा था, 5 5 25, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, बताओ। द पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ ए रेक्टेंगुलर टेबल, एक रेक्टेंगुलर टेबल के टॉप का पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मूला नहीं रटना, अंडरस्टैंडिंग रखो कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ के सम का डबल होता है। तो अगर लेंथ प्लस ब्रेड्थ के सम का डबल 62 है तो आपको पता होना चाहिए कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 62/2 31। डायरेक्टली हम 31 लिखेंगे, ठीक है। ओके सर, वेरेज इट्स एरिया, एरिया होता है लेंथ और ब्रेड्थ का प्रोडक्ट, तो L इंटू बी इज इक्वल टू 168।
यहाँ पर हम क्या कोशिश करेंगे, इस 168 को ऐसे दो नंबरों में तोड़ेंगे जिनका सम 31 हो। ठीक है, तो करो भाई कोशिश। तो ये तो डायरेक्टली आप कर सकते हो यार, क्योंकि ये 24 के पहाड़े में आता है। 24 सत्ते 168, 7 और 4 11, 24 और 7 हो गए। दो ऐसे नंबर्स का प्रोडक्ट, दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 168 है, 24 और 7, और उनका सम 31 है। ठीक है, तो ये वाली रेक्टेंगल बनेगी अपनी, ये 24, ये 7, वो पूछ रहा है लेंथ ऑफ डायगोनल, तो डायगोनल की लंबाई हो जाएगी भाई 25, 7 24 25 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, एक तो ये तरीका है अपने पास, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हमें एल बी पता है, हमें एल प्लस बी पता है, उसने हमसे पूछा है कि लेंथ ऑफ डायगोनल, तो डायगोनल की लंबाई होती है, डायगोनल और इन साइड्स का क्या रिलेशन होता है, डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायगोनल हाइपोटेन्यूज होता है लेंथ और ब्रेड्थ राइट एंगल ट्रायंगल की, बाकी की दो साइड होती हैं। तो डायगोनल की लंबाई निकालनी है तो मुझे ये निकालना है बेसिकली, उसको अंडर रूट कर दूंगा। तो मेरे पास एल बी है, एल प्लस बी है, मैं कैसे निकाल सकता हूँ ये, तो एल प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैसे आएगा, एल प्लस बी के होल स्क्वायर में से, इस एल प्लस बी के होल स्क्वायर के अंदर तीन चीजें होती हैं, एल स्क्वायर बी स्क्वायर और 2LB। तो मुझे तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर तो चाहिए, तो 2LB अगर मैं काट दूंगा तो बात बन जाएगी। एल प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 31 का होल स्क्वायर 961 में से अगर मैं घटा दूंगा इसका डबल, तो इसका डबल कर लेते हैं भाई, 16 का डबल 320 और 16 336, और उसके बाद आपको पता ही है कर ही लोगे 625, इसकी वैल्यू ये है, तो फिर इट इंप्लाइज दैट डी इज इक्वल टू 25। खत्म। ओके, आगे बढ़ जाऊं, बताओ। पेरीमीटर दे दिया, एरिया दे दिया, लेंथ ऑफ डायगोनल, जस्ट प्रैक्टिस के लिए है, यही क्वेश्चन किया इससे पहले, करो ये फिर ये। पेरीमीटर दे दिया भाई ने, तो इसका मतलब ये है कि भाई एल प्लस बी का डबल दे दिया, तो एल प्लस बी का डबल है 94, तो मैंने 2 से काट दिया, ये आ जाएगा इतना 47, 2 चौके 8 2 7 14, हाँ जी सर 47, और एल इंटू बी दे दिया 420। तो मुझे 420 को ऐसे तोड़ना है, ऐसे दो नंबर में जिनका सम 47 हो, तो 42 एंड 10। अब मैं एक और काम भी नहीं कर सकता कि मैं सम से कुछ अक्सर काट दूं और प्रोडक्ट से 2 बार काट दूं, क्योंकि ये 47 प्राइम है, ऐसे ही हिट एंड ट्रायल ही लगेगा। तो मैं 42 को तोड़ रहा हूँ 6 इंटू 7, इस 10 को तोड़ रहा हूँ 5 इंटू 2, हिट एंड ट्रायल मारूंगा। 42 एंड 10 से तो नहीं बनी थी बात, 7 6 के 42 दूनी, इससे भी बात नहीं बनेगी, 35 और 12 ये बन गई बात, ये है 35 और इन दोनों से बन गया 12। अगर ऐसे भी बात ना बनती तो 3 इंटू 2 तोड़ता और फिर करता, हिट एंड ट्रायल है, कई बार आपको टाइम लग जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। तो 35 एंड 12 इनका सम 47 बन रहा है, तो ये अपनी रेक्टेंगल हाजिर है भाई साहब 35। तो 12 और 35, कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद आ रहा है? हाँ जी सर, 12 35 37। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए लिया कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की अहमियत आपको बता सकूं, कि अगर ये याद है तो इजीली काम बन जाएगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, वही मुझे निकालना है लेंथ ऑफ डायगोनल, तो डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आएगी एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2LB। ठीक है, आगे आप यहां से वैल्यू पुट करके कर ही लोगे। आगे बढ़ जाऊं मैं, बताओ। A took 15 seconds to cross a rectangular field ABCD diagonally from A to C। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ABCD, A took 15 seconds to cross a rectangular field ABCD diagonally from A to C। उसको A से लेकर C तक जाने में 15 सेकंड लग गए। किसको? A को। A एक बंदा है।
वॉकिंग एट द रेट ऑफ 52 मीटर्स पर मिनट। ओके जी, इतनी स्पीड पर वो चल रहा है। एंड बी टुक द सेम टाइम टू क्रॉस द फील्ड अलोंग द साइड्स फ्रॉम ए टू सी। और बी जो है, बी टुक सेम टाइम, बी को सेम टाइम लगा टू क्रॉस द फील्ड अलोंग साइड्स, फ्रॉम अलोंग साइड्स यानी कि साइड्स के साथ साथ गया है, भुजाओं के साथ साथ, यानी कि ऐसे गया है, ऐसे ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, ए यहां से गया है, ए यहां से गया है, ऐसे। ठीक है जी, एट द रेट ऑफ दिस मच। ठीक है, तो बताओ, तो भाई क्या क्या दे रखा है, ए की स्पीड कितनी थी, ए को टाइम कितना लगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही है ना। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ए की स्पीड कितनी थी, ए की स्पीड इतनी थी सर कि क्योंकि ये सेकंड में है, ये मिनट में है, तो कन्वर्ट भी करेंगे कि 1 मिनट में 72 मीटर जा सकता था। 1 मिनट में कितना जा सकता था, 1 मिनट में 52 मीटर्स जा सकता था। तो 15 सेकंड में कितना गया होगा, 15 सेकंड होता है 1/4, 1/4 है ना 1 मिनट का, 60 सेकंड का चौथा हिस्सा। हाँ जी सर 1/4, तो फिर 13 मीटर गया होगा, ये भी 1/4 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये लंबाई 13 मीटर है। और बी जो है वो क्या बोल रहे हैं, वो किस स्पीड पर गया है, इतनी स्पीड पर गया है, वो 1 मिनट के अंदर 68 मीटर जा सकता था। तो 15 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, उसका 1/4 है, तो 1/4 टाइम में ये भी 1/4 जाएगा, 17 मीटर चला जाएगा। तो बी ने 17 मीटर ट्रेवल किया, यानी कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 17 मीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 13 मीटर। तो स्ट्राइक हो रहा है, कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट स्ट्राइक हुआ जिसका हाइपोटेन्यूज 13 हो। दूसरे नंबर वाला सबसे बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट 5 12 13। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई में से चौड़ाई 5 हो गई, लंबाई 12 होगी, 5 12 13। ठीक है, अगर सर ये स्ट्राइक नहीं होएगा, अगर स्ट्राइक नहीं होएगा तो इसको मानोगे x, इसको मानोगे 17 माइनस एक्स, और 17 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, वो लगाएंगे फिर निकलेगा। हमें स्ट्राइक होना चाहिए ये। डिफिकल्ट वाला अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो कोई नहीं, मे भी ना भी होएगा दे क्वेश्चन में, इजी वाले होने चाहिए। ठीक है, तो भैया 5 12, 5 और 12 सीधे स्ट्राइक हो जाएंगे, तो एरिया कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। बताओ, द लेंथ ऑफ ए रूम फ्लोर एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाई 20 मीटर, जो लेंथ है वो 20 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, द एरिया ऑफ द फ्लोर रिमेन्स सेम व्हेन द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाई 10 मीटर। ये क्या बोल रहे हैं, अपने पास एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, लेंथ जो है वो इसकी ब्रेड्थ से 20 मीटर ज़्यादा है, तो ब्रेड्थ को मैंने मान लिया b, तो लेंथ हो गई b प्लस 20, 20 मीटर ज़्यादा है। द एरिया ऑफ द फ्लोर रिमेन सेम, फ्लोर का एरिया सेम रहता है अगर हम लेंथ को 10 मीटर से डिक्रीज कर दें और ब्रेड्थ को 5 मीटर से इंक्रीज कर दें। तो मैं चेंज करके यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर हम लेंथ को 10 मीटर से डिक्रीज कर दें, यानी कि b प्लस 20 में से 10 घटाना, b माइनस 10 मत कर देना, लेंथ ये है, इसमें से 10 घटाओ, तो इसमें से 10 घटाओगे तो लेंथ आ जाएगी b प्लस 10, देखो 10 घटा दी, और ब्रेड्थ को 5 मीटर बढ़ा दूं यानी कि b प्लस 5 कर दूं, तो इनका एरिया सेम है, इन दोनों का एरिया क्या है, सेम है एरिया। इक्वेट कर देते हैं, और क्या कर सकते हैं बताओ। तो b प्लस 10 इंटू में b प्लस 5 इज इक्वल टू b इंटू b प्लस 20। ये डायरेक्टली एक स्टेप में लिखना सीख लो। ठीक है, एटलीस्ट इतना बेसिक आप लिख पाओ। ये मैंने क्या किया, मुझे पता है कि 10 भी बनेगा, 5 भी बनेगा, 15 भी, और 10 और 5 50, और ये b स्क्वायर। अगर मैं इसको उधर भेज दूं, 15 b इधर आएगा, तो 5 b इक्वल टू 50, तो मुझे पता है कि b इक्वल टू 10।
अब सब कुछ मिल गया हमें, बी की वैल्यू मिल गई, तो देन द एरिया ऑफ द फ्लोर इज, तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ। बी की वैल्यू अगर 10 है तो बी प्लस 20 की वैल्यू 30, तो 30 इंटू 10 300। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ, बताओ। हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स ईच विद साइड 4 डेसीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ ए रूम दिस मीटर बाय दिस मीटर। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं कि मान लो हमारे पास एक फर्श है, इसके अंदर हम टाइल्स लगाएंगे ऐसे कि भैया कितनी टाइल्स चाहिएगी इस एरिया को कवर करने के लिए, इस बड़े एरिया को कवर करने के लिए। ये है बिग एरिया, ये है बिग एरिया और ये है स्मॉल एरिया। तो ये बोल रहे हैं इस बड़े एरिया को करने के लिए कितने स्मॉल एरिया लगेंगे, कितने स्मॉल एरिया, दैट इज इक्वल टू बिग एरिया छोटे में स्मॉल एरिया। यही है ना? अगर मान लो फर्श का जो एरिया है अगर ये होता 500 मीटर स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर, और हमारी टाइल का एरिया होता है 2 मीटर स्क्वायर, तो कितनी टाइलें लगेंगी? तो 2 मीटर स्क्वायर ऐसे बार बार कवर करेंगे तो टोटल 25 टाइलें लग जाएंगी, 25 टाइलें। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर उत्तर क्या होगा? इसके अंदर उत्तर होएगा कि भैया कितनी टाइलें लगेंगी, हाउ मेनी टाइल्स। तो एरिया ऑफ फ्लोर, पूरे फर्श का एरिया कितना है, एंड एरिया ऑफ टाइल। ठीक, तो ठीक है, बस इनकी यूनिट सेम रखना, मीटर मीटर मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। इसमें गड़बड़ करता है वो ऐसे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर उसने बताया है कि 4 डेसीमीटर और यहाँ पर है मीटर, तो इसलिए ये क्वेश्चन लिया है। ये वाला कंसेप्ट भी हो जाए। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे ये चीज़, किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई। यहाँ पर मैं बच्चों को एक और चीज़ सिखा देता हूँ इंग्लिश की, कि अगर डिड आएगा तो क्राइड नहीं आएगा, मदर डिडंट क्राइड मच, क्राई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है भैया किलोमीटर, इसका मतलब है हेक्टामीटर। ऐसे मैं लिख देता हूँ। आप कैसे लिखोगे सर एग्जाम में? हम क्या कैसे लिखेंगे एग्जाम में? आप ऐसे लिख लोगे कि किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। फिर जिसमें जो भी कन्वर्ट करना है थोड़ी देर में बता दूंगा, अभी कैसे करना है बता रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब है भाई साहब डेका, DECA, और इसका मतलब है मीटर, और इसका मतलब है डेसी, डेसी, और इसका मतलब है सेंटी, और इसका मतलब है मिली। तो अब ध्यान से सुनो, ये लीटर में भी चलेगा, किलो लीटर, हेक्टा लीटर, डेका लीटर, लीटर, फिर यहाँ पर लीटर आ जाएगा, डेसी लीटर, सेंटीलीटर, मिली लीटर। ये ग्राम में भी चलेगा, किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम के अंदर 10 हेक्टाग्राम होते हैं, 1 हेक्टाग्राम के अंदर 10 डेकाग्राम है, 1 डेकाग्राम के अंदर 1 डेकाग्राम के अंदर 10 ग्राम है, या 1 डेकामीटर के अंदर 10 मीटर है, 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर है, 1 डेसीमीटर के अंदर 10 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर है। ठीक है, तो अगर कोई आपको लिखे ऐसे बोले कि भैया 3 किलोमीटर, तो इसका मतलब है कि 30 हेक्टामीटर, इसका मतलब है 300 डेकामीटर। इसको ऐसे DKM ऐसे लिख देते हैं, या DAM, ये अपने एग्जाम में वैसे यूज़ नहीं होता। ठीक है, या ऐसे DAM ऐसे लिख देते हैं। ये हो जाएगा 3000 मीटर। यानी कि मैं बोल क्या रहा हूँ, देखो 1 किलोमीटर में 3000 मीटर होते, 3 किलोमीटर में 3000 मीटर होते हैं ना, तो आप 1 स्टेप आगे गए तो गुणा 10 कर दो, अगर आप 2 स्टेप आगे गए तो 2 बार 10 से गुणा कर दो, अगर आप 3 स्टेप आगे गए
तो 3 जीरो बढ़ा दो ऐसे। अगर आप इधर से इधर आ रहे हो, एक स्टेप पीछे आए तो एक बार 10 से भाग कर दो, 2 स्टेप पीछे आए तो 2 बार 10 से भाग कर दो। अगर आपने मीटर को हेक्टामीटर में बदलना है, 2 बार 10 से भाग कर देना। हेक्टामीटर को मीटर में बदलना है तो 2 बार 10 से गुणा कर देना। ठीक, क्लियर है भाई? तो यहां पर उस भाई ने क्या किया है, उस भाई ने किया है कि हमें डेसीमीटर दे दिया। ठीक है, अब आपको एक कंफ्यूजन इसके अंदर ये हो सकता है कि इस डी से डेसी है या डेका है। तो देखो ये डी और सी इकट्ठे हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो ये डी और सी इकट्ठे हैं, तो ये है यहां पर ये वाला डेसी है, डीसी। जहां पर डीसी इकट्ठे हो वहां पर डेसी, डेसी और डीसी एक जैसा है, और जहां पर डीसी नहीं वो फिर दूसरे वाला डेका हो गया। अपने एग्जाम में ये मैक्सिमम यूज होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, डीसी से ऐसे, डीसी। अगर आपको डीसी दिखे, नहीं डीसी या डीएम कर रखा उसने, डीएम करेगा वो, या तो डेसीमीटर बताएगा, माई बेड, इसको डीएम करेगा, तभी तो वो होएगा, क्या बोलते हैं उसको, कन्फ्यूजन, कि ये डेकामीटर है या डेसीमीटर है, कन्फ्यूजन होना लाजमी है। तो वो डेकामीटर के अंदर डी के एम या डी ए एम ऐसे अलग से करके देता है। आज तक एक भी क्वेश्चन इसके ऊपर आया नहीं है, ये इतना पूछा ही नहीं जाता, बट फिर भी चलो पता होना चाहिए, ये डेसीमीटर। ठीक है भाई, सेंटीमीटर ऐसे सी एम होता है ना सेंटीमीटर, मिलीमीटर ऐसे होता है mm। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई भाई, ये डेसीमीटर है, ये डेकामीटर है। तो आप एग्जाम में कैसे करेंगे, कभी भी कुछ भी करना होगा, जैसे मान लो यहीं पर बात है इस क्वेश्चन को करने के लिए, किंग हेनरी डाइड, मदर डिंट क्राई मच। आप देखोगे कि डेसीमीटर, तो डेसीमीटर तो ये डीसी वाला है, बस इसके ऊपर निशान लगा लिया, हाँ जी सर। अब मुझे यहाँ पर जाना है मीटर में, मैं हर एक चीज़ मीटर में ही कर लूँगा क्योंकि ये मीटर में है। ठीक है जी, तो मैं बिकॉज 2 स्टेप आगे जा रहा हूँ तो मैं 2 बार 10 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है? तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना हो जाएगा, फ्लोर, अच्छा ये अपना मिलीमीटर है, फिर से मैंने गलती कर दी, तो मैं एक काम करता हूं, देखो अगर डेसीमीटर से मीटर में आओगे, मीटर ये है मीटर, अगर डेसीमीटर से मीटर में आओगे तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। मुझे अच्छा लगता है जमा करना, गुणा करना, डिवाइड और घटा करना नहीं, कॉम्प्लेक्स करता है चीज़ों को, तो मैं हर एक चीज़ को डेसीमीटर में ही कन्वर्ट कर लूँगा, जो मीटर है उसे भी डेसीमीटर में। तो अगर डेसीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 10 से गुणा करना पड़ेगा, है ना, छोटे की तरफ जा रहा हूँ तो एरिया ऑफ द फ्लोर है 6 मीटर और 8 मीटर, मैं इनको डेसीमीटर में बदल लेता हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो 8 की जगह 80, 6 की जगह 60, ये डेसीमीटर में हो गए, और वो तो डेसीमीटर में है ही। तो जो स्क्वायर टाइल है इसकी साइड है 4, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 × 4। ठीक है, इस 4 से चला जाएगा, या फिर 4 और 4 16 है, 16 × 5 = 80, टोटल 300 टाइल लगेंगी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ये भाई अपना HW, तो ये वही पूछ रहा है नंबर ऑफ पेविंग स्टोन्स। पेविंग स्टोन होते हैं कि भैया जो गली में ईंटें लगती हैं उनको आप बोल सकते हो पेविंग, जो ईंटें लगती हैं, कितने पेविंग स्टोन्स, जो फुटपाथ के ऊपर स्टोन्स होते हैं, कितने स्टोन्स लगेंगे जिनकी लंबाई और चौड़ाई ये है इस एरिया के अंदर, तो इस बड़े एरिया को हम इन पेविंग स्टोन के एरिया से डिवाइड कर देंगे। आंसर क्या, HW में बता ही देता हूँ, तो 30 मीटर, यूनिट सेम है ना, ये भी मीटर में है ये भी मीटर में है, तो 30 मीटर इंटू 17.5, तो इसको मैं लिख दूंगा 17 का डबल है 34 और 0.5 का डबल है 35, तो मैं ऐसे 35/2 लिखता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ी बच जाती है। जैसे 2.5 को मैं लिख सकता हूँ 5/2 और उस 2 को तो 2। ठीक है, तो इस 2 से 2 गया, 5 दूनी 10 से ये 10 गया, तो 35 थी 105, मैंने ही कर दिया है। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन है, The floor of a corridor is 100 meter long and 3 meter wide. The cost of covering the floor with a carpet 50 centimeter wide at the rate of 15 per meter is. कई बार ये क्वेश्चन बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए लिया है, एक बार पहले करने की कोशिश कर लो, फिर अच्छे से समझा दूंगा। देखो
ये अपने पास फ्लोर है रेक्टेंगल का, 3 मीटर चौड़ा है और 100 मीटर लंबा है। ठीक है, इस एरिया के अंदर कुछ कारपेट बिछानी है, तो कितनी कारपेट बिछेगी वो पूछ रहा है, कितने रुपए लगेंगे। तो कितने रुपए लगेंगे ये डिपेंड करता है कि कितनी कारपेट बिछेगी। तो कारपेट की लंबाई और चौड़ाई दोनों होनी चाहिए भैया। इस एरिया की लंबाई चौड़ाई मेरे पास दोनों है, तो कारपेट की लंबाई और चौड़ाई दोनों होनी चाहिए, लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे कॉस्ट ऑफ कवरिंग द फ्लोर विद कारपेट विद 50 सेंटीमीटर वाइड, आप बोलोगे सर वाइड तो दे दी, उसने लंबाई नहीं बताई। कई बच्चों को ये डाउट होता है। तो ये पता है कैसा मामला, आप ऐसे मान लो, अगर आप अपनी मम्मी के साथ या कभी भी किसी दुकान में गए होगे सूट लेने हैं, तो उसका ऐसे रोल आता है ना, ऐसे ऐसे रोल होता है। तो या कुर्ता पैजामा का कपड़ा लेने आप जाओगे तो वो कैसे बोलता है, वो बोलता है 1 मीटर इतने रुपए का आएगा। तो क्या वो 1 मीटर का ऐसा पतला सा काट कर दे देता है, 1 मीटर की पतली सी लाइन दे दी। उसकी चौड़ाई फिक्स होती है, यहां पर उसने चौड़ाई बता दी 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर है। अब आप इसमें लंबाई में अगर 15 रुपए पर मीटर, अगर आप 1 मीटर लोगे तो 15 रुपए लग जाएंगे। यानी कि अगर हम 1 मीटर लंबी कारपेट जिसकी चौड़ाई है 50 सेंटीमीटर, अगर हम इतना खरीदेंगे तो हमारे 15 रुपए लग जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो मुझे ये देखना है कि कितनी लंबी कारपेट लगेगी। 1 मीटर आती है 15 रुपए की, 1 मीटर, वो चौड़ाई फिक्स है 50 सेंटीमीटर। 1 मीटर 15 रुपए की, 2 मीटर 30 रुपए की, ऐसे ही 10 मीटर 150 रुपए की। तो मुझे ये देखना है। तो कारपेट की चौड़ाई तो 50 सेंटीमीटर फिक्स है, लंबाई हमें निकालनी है। एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम, हमें ये करना है, इसको इक्वेट करना है। एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट। क्यों करना है सर? क्योंकि कारपेट पूरे रूम में बिछेगी, तो जितनी भी कारपेट बिछेगी उसका एरिया और पूरे रूम का एरिया इक्वल है। तो रूम का एरिया हो जाएगा 3 × 100, ये मीटर में है। अब कारपेट का एरिया, ब्रेड्थ मुझे पता है 50 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगी हाफ मीटर, हाफ मीटर हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। और इनटू में लेंथ मुझे पता नहीं, तो मैं देख लेता हूं इतने एरिया को कवर करने के लिए कितनी लंबाई लगेगी। तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो लेंथ इज इक्वल टू 600 मीटर। तो 600 मीटर लंबी कारपेट लगेगी पूरे रूम को कवर करने में। 1 मीटर कारपेट का रेट है 15 रुपए, तो 600 मीटर का रेट क्या हो जाएगा भाई, दिख रहा है? 600 × 15, 9,000 रुपए लगेंगे। ठीक, क्लियर है? क्लियर है, समझ में आ गई बात? ये कारपेट का एक रोल है, कारपेट को ऐसे रोल कर रखा है। 50 सेंटीमीटर चौड़ी है, 1 मीटर लोगे 15 रुपए, 2 मीटर लोगे 30 रुपए, ऐसे बहुत सस्ती मिल रही है इस क्वेश्चन में कारपेट। तो बाय दैट्स ऑल, इस वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चन थे। आगे भी हम रेक्टेंगल को कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है, अगले लेक्चर में। और फिर रेक्टेंगल के बाद हम अगली फिगर के ऊपर आ जाएंगे, स्क्वायर के ऊपर। तो अपना फीडबैक ज़रूर देना अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, अगली वीडियो में मिलता हूँ, बाय।